हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अपन केमिकल बॉन्डिंग पे अब फर्दर वर्क करेंगे, और उसका पहला लेक्चर आपके पास में आ भी गया है और आपने उसको देख भी लिया है, आपको वो समझ में आ भी गया है, मेरे को पता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करना है, और आज हम कुछ बेसिक टर्म्स है उनको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? एक वर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अपन को आगे हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि जब कोई भी एक जो एटम है वो किसी दूसरे एटम के साथ में जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो भी कौन सा? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है वो ही उस पर्टिकुलर कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which exchanged or which transferred during ionic bond formation, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब मैं कुछ आपको कंपाउंड्स बता रहा हूं। जैसे अपने पास में है, पहला एग्जांपल है, यहां मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं कंपाउंड, और यहां लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ा ऐसा में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है, इजीली समझ में आएगी आपके। मैंने कहा NaCl। अब NaCl में Na क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? क्लोराइड को। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। ठीक है, मैंने कहा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 क्लोरीन को, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। क्लियर है? मैंने कहा यहां पर AlCl3, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक स्पीसी दूसरी स्पीसी को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। आ गई बात समझ में? फटाफट से लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जब आपने ये बात लिखी ही ली है तो अब आगे की बातें भी जान लेते हैं। अब आगे की बात क्या है कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब एक आयनिक बॉन्ड बनेगा तो क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जो उसके फेवर में होगी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड इजी बन जाएगा। ठीक है ना? तो समझते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है। मैं जितना जानता हूं आप लोगों को और जितना मैंने आपको बता रखा है, मेरे हिसाब से आपने नोटबुक और पेन ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो अब ले लेना। ठीक है ना? और आपको नोट्स बनाने हैं कंटिन्यू। ठीक है, इसमें कोई मक्कारी नहीं करनी है आपको। ये फर्स्ट है कि देखो क्या हो रहा है, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलने भी तो चाहिए। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। देगा तो पहले में से निकलने भी तो चाहिए। निकलेंगे कब? जब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से हम निकाल सके। तो मतलब पहली फेवरेबल कंडीशन क्या हुई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। क्लियर है? तो पहला हो गया
आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। आ गई बात समझ में? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आ गई क्या बात समझ में? दूसरी बात, दूसरी फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी फेवरेबल कंडीशन ये हो सकती है कि भाई जो दे रहा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन जो ले रहा है उसकी लेने की कैपेसिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। एक खड़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, दूसरा मना कर रहा है मैं तो नहीं लूंगा, तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा? तो ये जरूरी है कि जितनी अच्छी टेंडेंसी देने वाले की है उतनी ही अच्छी टेंडेंसी लेने वाले की भी होनी चाहिए। आगे आपको ये बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। क्लियर है? तीसरी बात क्या होनी चाहिए? तीसरी बात बड़ी मजेदार है, आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात पे हमको बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो मैं बता देता हूँ तीसरी बात क्या है। तीसरी बात ये है, पहली समझ में आ गई आपको कि जो दे रहा है उसकी एनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए। दूसरा, जो ले रहा है उसकी गेन एंथैल्पी यानी रिसीविंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तीसरा, जो आयनिक कंपाउंड है जिसमें से आयंस निकल रहे हैं, जिसमें से एटम बाहर निकल रहा है, उसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। तो ओवरऑल लैटिस एंथैल्पी उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए तो आप इनको फटाफट नोट करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि लैटिस एंथैल्पी एक्चुअल में ये टर्म है क्या। ओके, फटाफट से लिख लो आप इसको। तो अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में कि लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, कोई भी जो आयनिक सॉलिड है उस आयनिक सॉलिड को कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं उसकी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी भी आयनिक सॉलिड को उसके आइसोलेटेड गैसियस आयंस में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो उसकी लैटिस एनर्जी होती है। क्या आपको बात समझ में आ गई? मतलब ये हुआ कि कोई यदि क्रिस्टलन सॉलिड है यानी आयनिक सॉलिड है तो उसके जैसे कैटायन और एनायन दोनों को हम सेपरेट कर दें, आइसोलेटेड फॉर्म में कर दें, एक वहां बैठा है एक यहाँ बैठा है, इस कंडीशन में जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर या विच कैन सेपरेट ions in gaseous isolated form from its solid form। ठीक है? इज नोन एज
लैटिस एनर्जी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। अपने पास में ये कोई mx आयनिक सॉलिड है, हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, और एनर्जी कितनी दी, एनर्जी दी हमने लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी दे दी। तो लैटिस एनर्जी देंगे तो ये बनाएगा m पॉजिटिव प्लस Cl x नेगेटिव। Cl की याद आती है, x में यही रहते हैं ना इसलिए। तो ये गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म होगी। गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि गैस बन जाएगा, गैस नहीं बनेगा, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो यहाँ जो हमने ये जो एनर्जी दी इनको सेपरेट करने के लिए, ये क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। अब लैटिस एनर्जी पे क्या होता है, और बहुत सारा वर्क है कि लैटिस एनर्जी जो है वो किस किस चीज से अफेक्ट हो सकती है, क्या क्या ऐसे थिंग्स है, क्या ऐसी कंडीशंस है, क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, उस बात को समझेंगे। फटाफट आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, यानी क्यों, कौन कौन वो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2। ठीक है, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q1 Q2 क्या है, Q1 पहले, Q1 जो है वो पहले आयन पर क्या है, चार्ज है, और Q2 जो है वो दूसरे आयन पर चार्ज है। और इनवर्स होती है किसके, इनकी डिस्टेंस के, जो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है उसके इनवर्स होती है। बात समझ में आ रही है? यहां पर R क्या है, R है डिस्टेंस बिटवीन R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। Q1 एंड Q2 are charges on cation and anions। आ गई बात समझ में? तो लैटिस एनर्जी जो है वो Q1 और Q2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब ये बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। भाई एनाइन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो दोनों पे चार्ज बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे, नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यदि दूर है, दोनों एटम्स क्या है, दूर दूर है, इनकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो ब्रेक करने में कम एनर्जी चाहिए, और लेकिन पास है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसके इनवर्स हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब जो कैटायन है उनका तो हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैटायन की साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कैटायन की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। आगे बात समझ में? तो अब हमको बात क्या करनी है कि एनाइन के बारे में बात करनी, कि एनाइन हमको पता होने चाहिए। तो मैं कुछ एनाइन्स है उनके बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एनाइन्स आपको याद रखने हैं। एनाइन्स की दो कैटेगरी आपको लेनी है, एक होते हैं स्मॉल, स्मॉल एनाइन, और एक होते हैं लार्ज एनाइन। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, स्मॉल एनाइन होते हैं, और एक क्या होते हैं, लार्ज एनाइन होते हैं। स्मॉल एनाइन कौन से होते हैं, जो या तो मोनो एटॉमिक होते हैं या डाई एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक जो होते हैं वो लार्ज में जाते हैं। तो मोनो एटॉमिक में जैसे मैं H नेगेटिव ले लेता हूं, OH नेगेटिव ले लेता हूं, F नेगेटिव ले लेता हूं, Cl नेगेटिव ले लेता हूं, और O2 नेगेटिव ले लेता हूं। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके किस में, स्मॉल एनाइन में। आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये अपने काम आएंगे आगे। क्लियर है? लार्ज एनाइन में क्या हो सकता है, जैसे SO4 2- हो गया, पॉली एटॉमिक है, ये क्या था, या तो डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक लास्ट,
लास्ट डाइएटोमिक, ये क्या हो गया, टेट्राएटोमिक हो गया, पेंटाएटोमिक हो गया एक तरह से, SO4 है, ठीक है। जैसे अपने पास में है NO3 माइनस, ठीक है, जैसे अपने पास में है H3O माइनस, क्लियर है, जैसे अपने पास में है HSO3 माइनस, ठीक है, जैसे अपने पास में है CO3 2 माइनस, जैसे अपने पास में है SO3 माइनस, ठीक है, जैसे अपने पास में ClO4 माइनस, जैसे अपने पास में है, यहां से कौन बचा, दो, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, तो ये हो गया ब्रोमीन और ये आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्लियर है। तो हेलोजनों में से ये दोनों जो है किस में आते हैं, लार्ज एनायन में आते हैं। तो स्मॉल और लार्ज दोनों आपको ध्यान रखना है, इनको मैं बोल देता हूं छोटे, ये तो क्या हो गए छोटे, और ये हो गए बड़े, क्लियर है। आप फटाफट इन्हें लिखें, फिर अपन आगे देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करने में। ओके, फटाफट लिख लीजिए। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लैटिस एनर्जी से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करेंगे आगे डिसीजंस मेकिंग में। जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपको, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपसे बोल दिया कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग, आपको लैटिस एनर्जी जो है वो क्या करवा दी, कंपेयर करवाई, ठीक है। तो किस में करवाई, फर्स्ट ग्रुप ले लिया आपको, यहां पर ले लिया LIF, उसके बाद में NAF, उसके बाद में KF, उसके बाद में RBF, और फिर CSF, क्लियर है। अब यहां देखो, सब में एनायन तो फिक्स है, फ्लोरीन है सब में, लेकिन कैटायन की साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन करेगा, कैटायन। तो यहां चेक कर लेते हैं, ये वाला जो है ये कैटायन क्या है, छोटा है, बताया था मैंने अभी। और ये क्योंकि सबसे पहले आ रहा है ना ग्रुप में, सबसे ऊपर आ रहा है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसका मतलब इसकी साइज सबसे स्मॉल है। और ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये भी किस में आता है, स्मॉल में आता है, तो ये भी क्या हुआ, छोटा। तो यहां पर कैटायन भी छोटा है और एनायन भी छोटा है, ठीक है। अब वहां लास्ट में पहुंच जाओ, सीजियम क्या है, सीजियम जो है वो क्या है, सीजियम जो है वो इस ग्रुप में सबसे बड़ी साइज का कैटायन है। इसका मतलब ये हुआ क्या, बड़ा, इसका मतलब ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, और ये क्या हुआ, छोटा। बात समझ में आ रही है। अब देखो, इन दोनों की साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है, तो जो इक्वल होते हैं ना, आयंस जो इक्वल होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है। यदि एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है तो कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो पाएगी, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए साइज का अप्रोक्सीमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि साइजों में डिफरेंस आ रहा है तो फिर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सबसे अच्छी बॉन्डिंग इसके बीच में, उससे कमजोर इसके बीच, उससे कमजोर इसके बीच, उससे कमजोर इसके बीच, और सबसे कमजोर इसके बीच। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। इसका मतलब हम यहां ऐसे लगाएंगे। बताओ कोई दिक्कत। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहा हूं मैं, कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कौन कौन से हैं अपने पास में? अपने पास में कंपाउंड है बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट है, और बेरियम सल्फेट है। क्लियर है? अब यहां पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो यहां लगाया है, ठीक है ना। यहां चेक करो, बेरिलियम की साइज क्या होगी, छोटी होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या है, छोटा है, लेकिन SO4 एनाइन बड़ा है, ठीक है ना, लार्जर है, तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, और यहां देखो बेरियम की साइज क्या है, बड़ी हो गई ना। अरे भाई डाउन द ग्रुप कैटायन की साइज बड़ी होती है, लार्जर होती है, तो ये हो गया बड़ा, ये बड़ा साहब हो गया। ठीक है, बड़ा को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करेगा ये। और ये तो ऑलरेडी बड़ा है ही भाई, ये तो मल्टी एटॉमिक है, तो इसके तो आगे तो सब किसी की चलती नहीं ना यार, ये तो बड़ा आदमी, इसे आप क्या कह सकते हो बताओ? नहीं कह सकते ना कुछ भी, तो कह के देख लो, आपकी इच्छा हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताओ। तो यहां देखो, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, जो इक्वल साइज के होते हैं लगभग उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जिनकी साइज में डिफरेंस होता है, यानी उनकी लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब यहां पर केस कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पर इसकी भी साइज छोटी है, इसकी भी साइज छोटी है, या इसकी साइज बड़ी है लेकिन इसकी साइज छोटी है। जो अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज के होते हैं उनमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, साइज का डिफरेंस आ जाता है तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कमजोर ये, उससे कमजोर ये, उससे कमजोर ये, उससे कमजोर ये। इसलिए लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और सबसे कम इसकी। यही यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ तो क्या लिया था, एनाइन छोटा ले लिया था, लेकिन यहाँ बड़ा ले लिया। अब जैसे ही एनाइन हमने बड़ा लिया तो यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है, और इधर जो है बड़े बड़े का कॉम्बिनेशन मिल गया, और जब अप्रोक्सीमेट इक्वल मिल जाते हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसी वजह से इसके लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम बेरियम सल्फेट की। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके देखो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें, मैं अभी इसमें आपको बता देता हूँ, आप पहले इसको लिख लो, छोटी सी लाइन है बट ये जगह नहीं है इसलिए नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। अब वो छोटी सी बात क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने क्या किया, पहले तो लिया, पहला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने आपको बताया था, जो कंपैरिजन जो किया था वो लिया था, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे सारे, फर्स्ट ग्रुप। क्लियर है? सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो फिर मैंने आपको बता दिया सेकंड ग्रुप में। भाई बताओ गलत थोड़ी किया मैंने यार, फर्स्ट पे फर्स्ट ले लिया, सेकंड पे सेकंड ले लिया, बताओ अब इसमें गलत क्या है? तो इसमें ये थे, बताओ थे कि नहीं थे? लेकिन ऐसा हो जाए
कि when different group elements are present, when different groups elements are present, then between size and charge, वहां पर क्या होगा, साइज और चार्ज दोनों मैटर करेंगे। तो आपको वहां ध्यान रखना है, बिटवीन साइज एंड चार्ज, चार्ज विल बी डोमिनेट। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे? ये तो बात ही समझ में, लाइन ही अजीब हो गई। अरे कुछ अजीब नहीं हुई यार, इधर देखो आराम से, तसल्ली समझो। देखो क्या होता है, जैसे अपने पास में है NaCl, फर्स्ट ग्रुप हो गया ना, ये हो गया MgCl2, ये सेकंड हो गया ना, कि सर ये तो पास पास ही हो गए, लो बहुत ज्यादा दूर ले लेते हैं, ये लो AlCl3, ये तो 13 हो गया। अब तो तसल्ली आएगी भाई, अभी भी नहीं आएगी। देखो तो यहाँ देखो, इस पे क्या है, +1 चार्ज, इस पे क्या है, +2 चार्ज, इस पे क्या है, +3 चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज देखो, ये तो क्लोरीन तो सेम है, एनाइन तो क्या है, सेम है, लेकिन जो ये आयन है उसकी साइज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसके साइज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि साइज और चार्ज में से किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, चार्ज को देंगे, क्योंकि चार्ज डोमिनेट होता है किस पे, साइज पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको ऑर्डर मिलेगा लैटिस एनर्जी का, ये ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, जैसे मैं सल्फेट वाला एग्जांपल ले लूं, यहां पर मैंने कहा Na2SO4, MgSO4 और Al2SO4 होल थ्राइस। इसको थोड़ा सा कर लो ताकि आपको ये दिख जाएगा सही। ये हो गया Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखो सेम बात है, यहां क्या आ रहा है, +1 चार्ज, यहाँ क्या आ रहा है, +2, यहाँ क्या आ रहा है, +3। तो अपने आप ही ये कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एनाइन तो यहाँ भी सेम है। क्लियर है? आगे क्या बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत है क्या? फटाफट इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखता हूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, यदि होगी तो, नहीं तो आज की कहानी यही खत्म करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल इस लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे अच्छे नोट्स इनके बनाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि ये चैप्टर साथ के साथ तैयार होता चले। चैनल को लाइक करना है, वीडियो को अच्छे से लाइक करो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, नोटिफिकेशन आपको ऑन करना ही है, नहीं तो वीडियो को पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करो। थैंक यू।